अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो। ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। वेलकम टू फेडरल कमांजन। ये है चैप्टर नंबर 2, वेक्टर्स, क्लास 11 की फिजिक्स का, जो आज हम शुरू करने वाले हैं। तो अब हमने पिछले लेक्चर्स में पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं चैप्टर 2 पे, वेक्टर्स, क्लास 11 होती क्या है। तो यार अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो यार यहाँ पे ये जो एरिया ना, यहाँ पे ये जो पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे ना लंबी की गई है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि यार चल क्या रहा है, वेक्टर्स होते क्या है, और है ना इसको आप है ना छोड़ सकते हैं अभी फिलहाल। अब मैं बताता हूँ यार वेक्टर होता क्या है। तो यार इससे पहले मैं आपको बताऊं कि यार वेक्टर होता क्या है, आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा स्केलर। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताऊं वेक्टर क्या है। तो यार स्केलर क्वांटिटी जो हमने क्लास 9 में पढ़ी थी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी यार एक ऐसी चीज होती है, ठीक है, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ए मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ठीक है, इससे क्या मतलब है यार, मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर और यूनिट के यार किस चीज में मेजर किया जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड मतलब यार इतना टाइम गुजर चुका है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं कहता हूँ लेट्स से एक बंदे का जो वेट है या मास है जो 70 kg। ठीक है, इसमें क्या है यार, एक सबसे पहले आप यहाँ पे एक नंबर देख रहे हैं, वो क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये जो नंबर है ये आपका मैग्नीट्यूड है। फिर इसके साथ यार हम यहाँ पे केजी लगा रहे हैं, सेकंड लगा रहे हैं, मीटर भी लगा सकते हैं, एम्पेयर भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं। वो क्या होता है यार, होता है आपका यूनिट, कि यार आप किस चीज में नाप रहे हैं, कि आप मीटर में नाप रहे हैं, किलोमीटर में नाप रहे हैं, केजी में नाप रहे हैं, ग्राम्स में नाप रहे हैं, किस चीज में, इंचेस में, किस में। तो वो है ना हमारी यूनिट बताता है। ठीक है,
फिर आती है वेक्टर क्वांटिटी। यार वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? यार ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट हैज अ मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है, उसके अलावा यूनिट भी है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ डायरेक्शन भी है, ठीक है। डायरेक्शन से क्या मतलब यार, ये हमने एक पढ़ा था क्लास 9 में, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा है ना शॉर्ट में रिव्यू दे देता हूँ। यार मैं आपको कहता हूँ कि यार आप है ना, सबसे पहले अगर मैं स्केलर क्वांटिटी में कहता हूँ कि यार कराची से हैदराबाद कितना डिस्टेंस है, तो मैं कहता हूँ कि यार 200 किलोमीटर है, ठीक है। 200 किलोमीटर एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यार मैं अभी आपको कहता हूं कि यार आप है ना 15 किलोमीटर ईस्ट जाओ। इसका क्या मतलब है यार, आप 15 किलोमीटर अपने सीधे हाथ की तरफ ही जाओ, 15 किलोमीटर आप उसी तरफ जाओ। या फिर इसकी जगह मैं कहता हूं कि यार आप है ना 2 किलोमीटर साउथ चले जाओ। साउथ का मतलब पीछे, पीछे की तरफ 2 किलोमीटर पीछे चले जाओ। या फिर मैं कहता हूं आप कहते हैं 5 इंचेस है ना फ्रंट, मतलब आगे है ना 5 इंच चल लो। इसका क्या है यार, इसमें वापसी हमारे ये मैग्नीट्यूड यूनिट आ गया, लेकिन यार अब हम डायरेक्शन बता रहे हैं। डायरेक्शन से मुराद यार आप किस दिशा में जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, हमें वो जगह बतानी है, दिशा बतानी है कि यार किस तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब यार वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट से मुराद यार कि हम दिखाते कैसे हैं डायग्राम में। तो बहुत आसान है। आपने ये किया कि यार मैं इधर खड़ा हुआ हूं, ठीक है, लेट्स से मैंने बोला मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, और मैंने बोला कि यार आप है ना 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट जाओ। तो मैं यहाँ से करूंगा, ये एक एरो बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसके ऊपर लिख लूंगा 8 किलोमीटर, ठीक है। उसके साथ आप ईस्ट लिखना चाहे तो भले। तो इससे क्या हो रहा है यार, मैं ये कह रहा हूं कि यार आप अपने सीधे हाथ की तरफ जाओ, ठीक है, कितना, 8 किलोमीटर। बस ये ऐसे हम है ना वेक्टर को दिखाते हैं, और वही चीज है ना यहाँ पे लिखी हुई है ग्राफिकली, मतलब डायग्राम में आप कैसे दिखाते हो। एरो हेड और ये सब वगैरह लंबी की हुई गई है, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे भी लंबी की गई है, ऊपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। फिर अब हम आते हैं 2.1 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब ये है ना, इसका अगर मैं सिंपली बताऊं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि यार आप एक वेक्टर है ना, उसको आप तोड़ रहे हो। तोड़ने से क्या मुराद, मैं आपको है ना एक डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है, और उसमें है ना मैं आपको कहता हूँ अब डायग्राम और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मेरा मतलब क्या है। तो बहुत आसान है, समझे। मैं आपको कहता हूँ कि यार आप इस डायरेक्शन में ऐसे यूं जाओ, मतलब अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओ, ठीक है। तो यार अब आपके पास है कि यार समझे ये कराची है यहाँ पे, ठीक है, तो समझे यार ये है ना यहाँ पे कराची हो गया आपका, और उधर से अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो यहाँ पे जो है इस साइड पे आ जाता है आपका यहाँ पे हैदराबाद। तो समझे हम कराची से हैदराबाद जा रहे हैं और हमें इस डायरेक्शन में जाना है। अब यार मैं कराची से हैदराबाद कैसे जाऊं? तो यार मैं एक है ना एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि यार एक है कि यार आप ऐसे यूं सीधे चले जाओ डायरेक्ट, ये एक तरीका है। लेकिन यार एक और तरीका भी है। एक और तरीका क्या है यार, मैं है ना ऐसे जाने की जगह डायरेक्ट, ठीक है, मैं ये करता हूँ कि मैं पहले ऊपर चले जाता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ सीधा सीधा ऊपर जाऊंगा, और फिर जब मैंने देखा कि यार मैं हैदराबाद के बिल्कुल ऐसे ही बराबर में हूँ, तो मैं यहाँ से सीधा हाथ का टर्न ले लूंगा और ऐसे यूं चला जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं ऊपर गया और फिर मैं सीधे हाथ पे चला गया। फिर एक और तरीका भी है। एक और तरीका क्या है यार, मैं है ना ऊपर और सीधे हाथ की जगह पहले मैं क्या कर रहा था, मैं पहले पहले तो सबसे यार मैं डायरेक्टली ऐसे ही सीधे जा रहा था यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। फिर मैंने यार क्या किया, एक और तरीका क्या निकाला, मैं ऊपर जाता हूँ फिर मैं सीधे हाथ पे जाता हूँ। अब एक और तरीका है, मैं पहले सीधे हाथ का टर्न ले लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि यार मैं जैसे ही हैदराबाद के बिल्कुल नीचे नीचे जैसे ही आ जाता हूँ, यहाँ से मैं सीधा सीधा ऊपर वाला टर्न ले लूंगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है। ये मतलब है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के, यार आप ये कर रहे हैं कि यार रादर देन यहाँ से मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्टली ऐसे यूं चले जाऊं, मैं है ना इधर मैं यहाँ से नॉर्थ जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा और फिर सीधे जाऊंगा, या फिर मैं सीधे जाऊंगा या फिर ऊपर जाऊंगा, दोनों में से कोई एक। लेकिन इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई सा भी कर ले वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि यार रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स
ये होते हैं, ठीक है। तो अब हम है ना ये नोट्स में भी लिख लेते हैं यहाँ पे, अ वेक्टर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि यार आप है ना डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट या ऐसे ही जाने की जगह आप पहले सीधा ऊपर चले जाए और फिर सीधा हाथ पे चले जाए, ठीक है। फिर आते हैं हम, तो यहाँ पे ना वही सेम चीज लिखी हुई है। मैंने है ना आपको डायरेक्टली बताया कि यार आप सीधे चले जाओ ऊपर चले जाओ। अब है ना हम नेमिंग करते हैं, ठीक है। नेमिंग से क्या मुराद है, तो यार जब हम सीधे हाथ पे जा रहे होते हैं तो यार आपने जैसे ग्राफ में पढ़ा होगा तो उसको है ना एक नाम देते हैं। क्या नाम है कि यार ये जो सीधे हम जा रहे हैं सीधे हाथ पे, इससे हम कहते हैं यार हम एक्स कंपोनेंट में ट्रैवल कर रहे हैं। एक्स कंपोनेंट क्या होता है कि यार हम सीधे हाथ पे जा रहे हैं या उल्टे हाथ पे जा रहे हैं। एक्स का मतलब यही होता है कि आप सीधे या उल्टे हाथ पे जा रहे हैं। फिर ये जो आप ऊपर नीचे जा रहे होते हैं ना, इससे हम कहते हैं वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट का क्या मतलब है कि आप आगे या पीछे या ऊपर या नीचे ऐसे यूं है ना आप ट्रैवल कर रहे हैं। वाई कंपोनेंट का मतलब यही होता है। तो अगर मैं सीधा सीधा बताऊं, हुआ क्या कि यार हम जा रहे थे कराची से हैदराबाद, ठीक है। अब हम कैसे जा रहे हैं कराची से हैदराबाद, एक तरीका ये है कि हम डायरेक्टली ऐसे यूं चले जाएं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि यार पहले हम एक्स कंपोनेंट में ट्रैवल करें और फिर हम वाई कंपोनेंट में ट्रैवल करें। तो हमने क्या किया, हम राइट गए एक्स कंपोनेंट में और फिर हम ऊपर गए वाई कंपोनेंट में। या फिर दूसरा तरीका, तीसरा आखिरी तरीका ये कि यार आप वाई कंपोनेंट में चले जाएं और फिर आप सीधे हाथ पे एक्स कंपोनेंट में चले जाएं। बस ये होता है आपका वेक्टर। वो ऐसे ये हमने टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखी, ठीक है। और हम ये अब नोट्स में भी लिख लेते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने इनके नाम दे दिए यहाँ पे, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर अब हम आते हैं आगे। तो द कंपोनेंट्स विच आर, ठीक है, रेक्टेंगुलर, ये वही डेफिनेशन है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। फिर अब हम है ना, अब मैंने आपको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का बता दिया। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि यार जब हम ऐसे यूं यहां से ऐसे यूं जा रहे होते हैं, डायरेक्ट कराची से हैदराबाद डायरेक्ट रास्ता ले रहे होते हैं, तो यार एक तो ये है कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। अगर मैं आपको एंगल बना के दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं ये हमारा एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। एक्स कंपोनेंट के साथ इस जगह पर एक एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। ये एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि यार यहाँ पे एक एंगल बन रहा है एक्स कंपोनेंट के साथ। ये बहुत काम का है। क्यों काम का है वो जब आगे सवाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल यार ये वाला जो पैराग्राफ जो यहाँ पे है ना, इसमें यही चीजें लिखी गई हैं जो मैंने आपको बताया। एक थीटा बन रहा है विद हॉरिजॉन्टल मतलब वही एक्स कंपोनेंट, और आप है ना ये है ना लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी इक्वेशंस दी हुई है, इनका आप ख्याल करें कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये याद रखें कि ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये याद रखें कि ये जो चीजें यहाँ पे दी हुई हैं ये वेक्टर्स हैं। बाय वेक्टर्स आई मीन ये डिस्टेंस नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 5 किलोमीटर लिख लूँ, यहाँ पे 6 किलोमीटर लिख लूँ, तो मैं इसको 11 किलोमीटर नहीं कह सकता, उस पे आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। इसका ख्याल रखें, ये वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स क्या मतलब है कि यार मैं एक्स में कितना ट्रैवल कर रहा हूँ, वाई में कितना ट्रैवल कर रहा हूँ। तो यार ये जो मेरा है इसमें मैं लेट्स से 6 और 0 ट्रैवल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 0 एंड 5। तब आप इसको ऐड करके 6 और 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर्स होते हैं, बस ख्याल रखिएगा वेक्टर्स में इसको आप है ना डिस्टेंस के साथ मिक्स ना कर दें, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यार, ये हमने a इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई लिख लिया। तो हमने ये क्या किया कि यार मेरा जो ए एक्स है वो वेक्टर है, उसको मैंने क्या लिख लिया कि यार वो मेरा सीधे हाथ पे 6 यूनिट जा रहा है और ऊपर नीचे नहीं हो रहा, 0 हो रहा है। और जो मेरा y है यार वो आगे पीछे लेफ्ट राइट नहीं हो रहा है लेकिन ऊपर जा रहा है, तो हम इसको +5 कर देते हैं। फिर मेरा जो a है, अगर ये वेक्टर है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे 6 0 + 0 5 को, तो यार फिर ये आंसर जो फाइनल है वो 6 5 बन जाएगा। 6 5 क्या बता रहा है कि यार मेरा जो ये वेक्टर है ना a, ये वाला वेक्टर, ये 6 यूनिट्स ऐसे यूं जा रहा है और 5 यूनिट्स ऐसे यूं जा रहा है। याद रखें ये वेक्टर है, ये पूरी चीज वेक्टर है, ये डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस हुआ तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो ख्याल रखें, रखिए इसका, ठीक है। बस ये चीज है ना यहाँ पे लिखी गई है। और जो आई है और जे है इसको आप समझे, आई और जे का मतलब है 1,
ठीक है, ये मतलब लेफ्ट राइट डायरेक्शन में 1 यूनिट। फिर आ गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे है ना साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब के फॉर्मूला दिए हुए हैं। तो यार सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से आए। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, और उस ट्राइंगल में हम ये करेंगे कि हम इस साइड को हम x लेबल करेंगे, इस साइड को हम y लेबल करेंगे क्योंकि ये हमारे x और y कंपोनेंट्स हैं, और इस साइड को हम a लेबल कर देते हैं। और हम यहाँ से है ना एक हम थीटा जो हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, इसको मैंने नाम यहाँ पे दे दिया थीटा, ठीक है। अब यार साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा मतलब एक साइन है ना, एक ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमें कहता है कि यार ये जो मेरा एंगल जहां पे है ना, एंगल जिस डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है, मतलब इस वाली डायरेक्शन में। तो यार साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब ये होता है कि यार ये जो एंगल है ना मेरा जहां पे यहाँ पे बना हुआ है, इसके जो उल्टा वाला जो जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि यार जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट फेसिंग वाला है वो वाला लो, तो इस केस में हमारा y है, ठीक है, और उसको डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कर दो जो आपकी सबसे बड़ी लेंथ होती है, तो इस केस में ये है, तो y/a, ये हमारा साइन थीटा होता है। फिर हमारा कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा में क्या होता है कि यार कॉस थीटा में आप ये वाला लेते हो, ठीक है, ये x है हमारा, x हम लोग पास वाला लेते हैं इधर से, ठीक है, तो ये हमारा पास वाला जो है बिल्कुल एडजेसेंट जो कहते हैं वो हम लेंगे, तो x हो गया हमारा, और इसको डिवाइड बाय हमने हाइपोटेन्यूज वापसी कर दिया तो a हो गया, ठीक है। ये होता है हमारा कॉस थीटा और साइन थीटा। अगर हम लेट्स से थीटा की जगह अगर हम कहते हैं कि यार हम एंगल है ना, अब थीटा की जगह हम यहाँ पे एक और एंगल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, थीटा की जगह हम यहाँ पे अब फाइव ले लेते हैं, ठीक है, तो हम साइन ऑफ 5 करते हैं। साइन ऑफ 5 में क्या होगा कि यार इसके ऑपोजिट वाला जो है, हमें साइन में हमेशा उल्टी जगह वाला जो ऑपोजिट बिल्कुल उसके सामने वाला जो है वो लेना है। उसके सामने कौन सा है? एक्स, हम वो ले लेंगे, और हाइपोटेन्यूज हमारा वही सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। फिर कॉस ऑफ 5 में क्या है कि यार अब एडजेसेंट जो सबसे पास वाले जो है, तो इस 5 के पास वाले जो कौन सा है? y कंपोनेंट है, तो हम y लेंगे और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कर देंगे। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपने मैथ्स में पढ़ा था आपकी क्लास 9 और 10 में, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रिविजन दे दिया कि यार ये क्या होता है। अब इसका फायदा क्या है यार? इससे है ना फिर हमें आंसर पता चल सकते हैं कि यार हमारा अगर हमें कॉस थीटा दिया हुआ है, हमें ए दिया हुआ है, तो हम y निकाल सकते हैं। अगर ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तो हम a निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही मिक्स में चीजें होती हैं। जब हम सवाल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यार ये किस काम के होते हैं। फिर एक और फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि यार अगर मेरे पास यहाँ पे अम, ये ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, ये हमारा x है, ये हमारा y है और ये a है। अब यहाँ पे डिस्टेंसेस की बात हो रही है, डिस्टेंस, वेक्टर नहीं डिस्टेंस। तो समझे यार x है मेरा, ठीक है, और ये y है मेरा, y कंपोनेंट, और ये डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। जैसे आप इसको 10 किलोमीटर कह दें, इसको आप 12 कह दें, और ऐसे ही है, ठीक है। ये डिस्टेंसेस हैं, वेक्टर्स नहीं है, ये ख्याल रखें। तो यार जब ये हमारे डिस्टेंसेस होंगे तो यार हमारा जो फॉर्मूला होगा ना डिस्टेंसेस का, वो है a² = x² + y²। इसका क्या मतलब है कि यार समझे x है मेरा, वो है 3, ठीक है, तो मैंने 3 ले लिया और स्क्वायर कर दिया क्योंकि x² तो 3²। फिर यार y जो मेरा है वो मैंने 4 ले लिया तो 4²। तो यार ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए हमारा a² के बराबर। अब a² क्या होता है यार? a को हमने है ना स्क्वायर रूट कर दिया दोनों साइड पे, और 3² क्या होता है? 9, और 4² क्या होता है? 16। अब 16 और 9 को ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25। हमारा जो आंसर है वो हो गया 5। तो ये जो a है ना हमारा, वो है 5 के बराबर। कब? जब हमारा x 3 होगा और जब y हमारा 4 हो गया। ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम, ये भी आपने पहले पढ़ा होना चाहिए मैथ्स में, लेकिन मैंने फिर भी आपको रिविजन के मोड में बता दिया कि यार a² = x² + y² हमें क्या बताता है कि यार अगर हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई है, समझे हमें x और y दिया हुआ है, तो हम a निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अगर हमारे पास a और y दिया हुआ है तो हम x निकाल सकते हैं, और अगर a और x दिया हुआ है तो हम y निकाल सकते हैं। ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इस ये है ना बहुत काम का है। फिर हम अब आते हैं नेक्स्ट टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा में हमेशा ये याद रखें कि यार जो हमने ट्राइंगल बनाया हुआ था ना यहाँ पे, ये हमारा y था और ये हमारा x था और ये हमारा a था। तो यार आपका टेंजेंट थीटा में ये होता है
कि हम लेट से थीटा हम यहाँ से ले रहे हैं और हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा का क्या मतलब है कि यार हम परपेंडिकुलर मतलब ऑपोजिट, ठीक है, उसके सामने वाला, तो इस एंगल के सामने वाला कौन सा है, y, हम उसको लेंगे और उसको हम डिवाइड बाय कौन से कर लेंगे, जो हमारा पास वाला था, तो x हो गया, तो हम y डिवाइड बाय x करेंगे। और अगर ये हम थीटा की जगह हम फाई लेते, मतलब ऊपर वाला यहाँ पे हम लेते फाई, तो या फिर हमारा टेंजेंट ऑफ फाई है ना, वो हमारा उल्टा हो जाता। कैसे यार, हमारा फाई है, उसके सामने क्या है, x, तो हम उसको न्यूमरेटर में x डाल देंगे और उसके पास वाला कौन सा है यहाँ पे y, तो हम x डिवाइड बाय y कर देंगे। ये हमारा है टेंजेंट ऑफ फाई, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया टेंजेंट का। तो हमने साइन कॉस टेंजेंट और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आते हैं इन आखिरी दो सवाल पे जो एग्जाम्पल सवाल दिए हुए हैं, और इससे हमारा फिर एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाएगा। तो यार एग्जाम्पल 2.1, अ पेडलर इज पुशिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद दिस फोर्स मेकिंग 30 डिग्री विद द रोड। अब हमें फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। तो बहुत आसान है, देखें हमें पता है यार फोर्स 50 न्यूटन की यहाँ पे लग रही है ऐसे ही, और हमें ये पता है कि यार एंगल जो यहाँ पे बना रहा है ना, ये यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यार ये हो गई हमारी डायग्राम, और हमें पता है कि यार हमें निकालना है x, ठीक है। अब आप याद करें कि यार हमने cos थीटा का क्या फॉर्मूला लिखा था, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट, मतलब इसके पास वाला ये, तो हमारा x कंपोनेंट हो गया x, ठीक है। और इसको हमने डिवाइड बाय क्या कर दिया, हमने डिवाइड बाय ये फोर्स कर दी, फोर्स हमारी 50 थी, तो हमने x डिवाइड बाय 50 कर दिया। अब आप करेंगे ये, सबसे पहले आप cos 30 को सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 फिर मल्टीप्लाई बाय 50 आएगा। तो आप क्या करें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 2 करें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है ना, वो आएगा आपका 43.3 न्यूटन। तो यार ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है वो लग रही है कितनी, 43.3 न्यूटन। अब बच्चा हमारे पास y। अब y को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आइदर आप साइन थीटा लगा ले, जो हमने पढ़ा था साइन थीटा का फॉर्मूला ऑपोजिट, और इसके ऑपोजिट यहाँ पे y ये आता है, एक ये तरीका, और दूसरा है कि आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा ले। हम साइन थीटा से पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यार हमने साइन थीटा पढ़ा हुआ है, वो किसके बराबर है, y/a में निकालना है, ठीक है, y हमें निकालना है, और a हमें पता है किसके बराबर है, 50। तो हम यार y इज इक्वल टू साइन ऑफ 30, ठीक है, साइन 30 किसके बराबर होता है, हाफ के बराबर, हाफ मल्टीप्लाई बाय a हमें पता है 50 के बराबर है, तो ये 25 हो जाता है। तो यार ये जो मेरा यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है, y कंपोनेंट, ये 25 न्यूटन है। और आप ये भी कर सकते हैं, आप 43.3 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर करें और फिर उसको स्क्वायर रूट करें, तो आपके पास 50 ही आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम ये हमारा आखिरी टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 2 का 2.2 प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब ये क्या है, तो देखें यहाँ पे थोड़ी सी लंबी की गई है, पर मैं आपको है ना सिंपल तरीके से बताता हूँ। हमने क्या किया था, क्लास 9 फिजिक्स थी हमारी, क्लास 9 फिजिक्स, उसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, ठीक है। उसमें अगर आप जाएंगे सबसे सबसे पहला चैप्टर, उसमें हमने दो क्वांटिटीज पढ़ी थी। कौन सी क्वांटिटीज पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी स्केलर क्वांटिटी और दूसरी हमने पढ़ी थी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। शॉर्ट में क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी ऐसी चीज होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक स्केलर क्वांटिटी हम ले लेते हैं, वो है डिस्टेंस, ठीक है। या हमने ले लिया टाइम, टाइम हमने बोला कितना टाइम हो गया चाय बने हुए, तो हमने बोला यार लगभग है ना 40 सेकंड हो चुके हैं, आपकी चाय बन चुकी है, 40 और सेकंड, ये आपका यहाँ पे 40 क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब साइज के कितना टाइम लगा, तो हमने बोला 40। फिर यूनिट कौन सा, सेकंड में, मिनट में, घंटों में, कितने, तो ये होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। फिर नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है, जो हमने पढ़ी थी, वो थी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी वही सेम चीज है, उसमें भी मैग्नीट्यूड, यूनिट और यूनिट है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और यूनिट भी है, लेकिन साथ में आप एक और चीज डाल सकते हो, वो है डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन।
तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास तीन चीजें आ रही हैं, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट नहीं, लेट्स से एक काम करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट एक हो गई हमारी चीज, ठीक है। एक और चीज होती है हमारी फोर्स, ठीक है। मैं कहता हूं कि यार अपने दोस्त को है ना धक्का मारो आराम से, ज्यादा जोर से नहीं मारना, ठीक है। अपने दोस्त को है ना धक्का मारो, किस तरफ भाई, उसको है ना थोड़ा सा आगे है ना हम फेंकते हैं, उसको है ना आगे थोड़ा सा है ना बोलें कि भाई आगे बढ़ो सुस्त आदमी, जाके जिम कर लो, थोड़ा सा भाग लो ग्राउंड में जाके, ठीक है। ये हो गया, आपने क्या किया, अपने दोस्त को ना हल्का सा धक्का मारा, ठीक है। हल्का सा, ऐसे नहीं कि गिर पड़े वो, हम हल्का सा मारते हैं 5 न्यूटन का, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने दोस्त को क्या बोला, अपने हाथों से ना आपने ऐसे ही धक्का मारा, ठीक है। ऐसे आपने अपने हाथों से ऐसे ही उसको आगे की तरफ धक्का मारा। अब मैं है ना यहाँ पे हाथ ऐसे ही ड्रॉ नहीं कर सकता, तो आप खुद ही सोच लें कि आप अपने दोस्त को धक्का दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो गिर पड़े या फिर उसको थप्पड़ मार लिया, नहीं, इतना भी नहीं सोचना है। सो इसमें ये जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो कहाँ आ गया, ये देखो यहाँ पे 5 न्यूटन, ठीक है। 5 हमारी वो मैग्नीट्यूड मतलब साइज के, यार कितना बड़ा फोर्स लगा रहे हो, कितनी छोटी फोर्स लगा रहे हो, कितनी कम से जोर से आराम से, क्या है वो साइज, आप कैसे बताते हो, वो आप बता रहे हो इस 5 नंबर से। फिर यूनिट क्या हो गया हमारा, न्यूटन, ठीक है। हम न्यूटन के यूनिट में बता रहे हैं, किसी और यूनिट में नहीं बता रहे हम, ठीक है। ये हो गया। लेकिन फिर साथ में आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई, क्या आगे लगाई, पीछे लगाई, ऊपर नीचे, किस तरफ, दाएं बाएं, किधर, आपने बोला टूवर्ड्स द ईस्ट। आपने क्या बोला, मैंने अपने दोस्त को टूवर्ड्स आगे, मेरे आगे या राइट की तरफ, ईस्ट की तरफ मारा, ये हमने है ना धक्का, तो इससे हम कहते हैं डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे तीन चीजें कौन सी हो गई, एक हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, दूसरा हो गया यूनिट और तीसरा हो गया डायरेक्शन, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया कि हमने क्या पढ़ा था क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 में, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये मैंने एक मिनट यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, 2.2 प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या मतलब कि आप लोग कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज और आप उनको मल्टीप्लाई करो। आप क्या कर रहे हो, दो वेक्टर क्वांटिटीज ले रहे हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको एज वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, ठीक है। आपने क्या कर लिया भाई, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर लिया। जब आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो, जो आपका आंसर है ना, आंसर, दो पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। जब आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो तो दो पॉसिबल आंसर्स हैं। क्या आंसर्स हैं भाई, एक आंसर आपका हो सकता है कि आंसर आ गया आपका स्केलर क्वांटिटी, आपने दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया और आपके पास क्या आ गया वापसी, जो आपका स्केलर क्वांटिटी। या दूसरा, अगर आपने दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया, एक और चीज भी आ सकती है, वो आप कैसे भी कर सकते हो, वो क्या है, वो हो गया वापसी भाई, वेक्टर क्वांटिटी आ गई, आपने दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया और आपके पास वेक्टर आ गया। तो अब ये दो पॉसिबिलिटीज है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है 2.2.1 और फिर एक और है हमारा नीचे यहाँ पे 2.2.2। एक क्या करता है, एक हमें बताता है कि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है, उससे हम कहते हैं क्या, स्केलर प्रोडक्ट। ये हमारा 2.2.1, ठीक है। 2.2.2 पे बाद में आएंगे, लेकिन उसमें फिर हमारा नेक्स्ट कंडीशन ये वाला आ जाता है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, आपने दो वेक्टर क्वांटिटीज ली और उनको मल्टीप्लाई किया, तो आंसर जब आपका स्केलर आता है, स्केलर क्वांटिटी में आता है आपका आंसर, तो उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। जब आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो और आंसर आपके पास स्केलर क्वांटिटी आए, तो अब इसे हम क्या कहते हैं, साथ में डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। आप याद कर लो, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, कोई भी कुछ भी बोले, दोनों एक ही चीज है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर लिया आपने, लेट्स से दो वेक्टर्स हो गए ए और बी, आपने उनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जो है उसको आप लिखते हो एज ए डॉट बी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे हमने क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 में हमने एक चीज पढ़ी थी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि वर्क वर्क डन जो होता है हमारा वर्क,
वो किसके बराबर होता है? आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ अभी जल्दी से, चीटिंग ना करना बस। वर्क होता है किसके बराबर? फोर्स मल्टीप्लाई बाय, आप फिर करते हो किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, अब सवाल मेरा ये है कि भाई ये देखो, फोर्स क्या है आपकी यहाँ पे? फोर्स क्या है यहाँ पे? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। आप क्या कर रहे हो? दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई। आंसर क्या आ रहा है? वर्क। वर्क क्या है? वर्क हमारी एनर्जी होती है। एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो आपके पास आंसर आया है स्केलर। ये हमारा समझे क्या हो गया? एक स्केलर प्रोडक्ट हो गया या डॉट प्रोडक्ट हो गया। आपने दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया और आपके पास क्या आया आंसर? स्केलर क्वांटिटी आया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? एक तरीका होता है, आप पढ़ते आ रहे हैं कि हम जब भी दो चीजों को, जैसे वर्क में हम मल्टीप्लाई करते थे, तो हम लिखते थे एफ डॉट डी। इसका मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट। आप दो चीजों को ले रहे हो, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो। अब होता यह है कि लेट से हमने जो डायग्राम पढ़ी थी बहुत टाइम पहले, ठीक है, यहां तक है ना आपको क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं कि हम फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उसकी वजह से हो रही है, तो उससे हमारा वर्क आ रहा है। ये हमने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। दो वेक्टर क्वांटिटीज हो गई और साथ में उसके बाद फिर आंसर स्केलर में आ रहा है। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब लेट से आप हो, आपने ना इस दफा है ना धक्का, अब अपने दोस्त को नहीं मारते, काफी धक्का मार दिया उसको, और ये हो गया एक बॉक्स। आप उसको है ना आगे की तरफ भेजना चाहते हो। कितना? लेट से मैं कहता हूं 5 मीटर की है ना, मैं उससे क्या करवाना चाह रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट। अब होता क्या है कि आप है ना थोड़े से है ना आपका पैर स्लिप हो जाता है और आप क्या करते हो कि फोर्स आगे की तरफ की जगह आप क्या करते हो? ऊपर की तरफ मारते हो फोर्स, ऐसे यूं नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि यार जो फोर्स हमारी जो होती है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे हमने अभी जो पिछला ये जो टॉपिक था 2.1 में हमने क्या किया था? ब्रेक डाउन किया था। आप जब फोर्स ऐसे ही होती है आपकी, तो आप इसको दो चीजों में ब्रेक डाउन करते हो, या जब आपकी फोर्स डायगोनल में हो तो वो दो कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो सकती है। एक जो आपकी राइट की तरफ जाती है और दूसरी जो आपकी ऊपर की तरफ जाती है। अगर आपकी फोर्स लेट्स से डाउन और लेफ्ट की तरफ जा रही हो तो इसको आप कैसे ब्रेक डाउन करोगे? दो कंपोनेंट्स कौन से? एक जो नीचे की तरफ होगा और जो लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक है, ये होते हैं क्या? आपके वेक्टर्स। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी हम वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। भाई ये देखो, ये वाली जो फोर्स है जो ऊपर की तरफ ऐसे ही जा रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, हम इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। एक जो आपकी राइट की तरफ जाती है और दूसरी वाली जो ऊपर की तरफ जाती है। अब जो फोर्स ऊपर की तरफ जाती है ना, ये यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, वो क्या है? वो आपका वर्क डन है बॉक्स को ऊपर लेके जाने के लिए। ठीक है, वो वाली एनर्जी है आपकी जो बॉक्स को आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो। आपका बॉक्स तो ऊपर जाता नहीं है, वो अलग कहानी है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि वर्क कितना डन किया गया है इस बॉक्स को 5 मीटर उस तरफ लेके जाने के लिए, तो हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 5 में कि भाई जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, लेट्स से हमने यहाँ पे फोर्स लगाई, यहाँ पे लिख लेते 20 न्यूटन। जिस डायरेक्शन में आप जितनी फोर्स लगाओगे उतनी है ना काउंट होगी, बाकी जो है ना वो वेस्ट में कंसिडर की जाएगी। अब ये आपने 20 न्यूटन की ऐसे यूं मारी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, फोर्स जो आपकी काउंट की जाएगी ना बॉक्स को आगे हिलाने के लिए, वो होगा सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला पार्ट, जो ये वाला कंपोनेंट है। बाकी ये वाला जो पिंक कलर का जो कंपोनेंट जो हमने बनाया, ये काउंट यहाँ पे नहीं होगा। ये क्यों नहीं काउंट होगा? क्योंकि ये बॉक्स को ऊपर लेके जा रहा है, जबकि सवाल आपको कह रहा है कि भाई आगे लेके जाने में कितनी एनर्जी लगी है। ऊपर वाला काउंट यहाँ पे नहीं होगा। क्या काउंट होगा? सिर्फ और सिर्फ आगे वाला। अब सवाल ये कि मैंने आगे कितनी एनर्जी लगाई, ये वाली जो है यहाँ पे मैंने फोर्स कितनी लगाई, तो ये भी हमने पढ़ा था कि यार यहाँ पे आप उसको कॉस थीटा यहाँ पे लगा दो कि देखो ये मेरी यहाँ पे एक एंगल बन रही है थीटा, और ये आपका एक कंपोनेंट हो गया एक्स। अब यहाँ पे आपने निकालना है एक्स। ठीक है, हमें पता है कि कॉस ऑफ थीटा
किसके बराबर होता है? जो आपका एडजेसेंट जो बराबर वाला है वो हो गया हमारा x, और उसको आपने डिवाइड कर दिया किससे? 20 से, जो आपका हाइपोटेन्यूज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। इससे आपको पता चल जाता है कि यार जो हमारी जो फोर्स है, ये वाली जो x फोर्स हो गई हमारी, वो किसके बराबर हो जाती है? नो शूज, वहां पे आप है ना 20 को यहाँ पे cos थीटा लिख लो, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर लो, तो x आपकी कितनी बराबर हो गई यहाँ पे? 20 cos थीटा। तो अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एज 20 cos थीटा। लेट्स से एंगल आपका 30 हो गया तो आप cos 30 करोगे, 60 होगा तो cos 60 करोगे। ठीक है, आपके पास अब जो आ रहा है यहाँ पे फोर्स, जो असल में इस बॉक्स को आगे कर रहा है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं हमारा फोर्स, वो वाली जो काउंट हो रही है, वर्क डन कर रही है, एनर्जी जो काउंट हो रही है, बाकी जो वेस्ट हो रही है उसे हम काउंट नहीं करेंगे। ये आपका क्या है यहाँ पे? ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा 20 साइन थीटा। ठीक है, 20 साइन थीटा काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बॉक्स को ऊपर लेके जाने के लिए। सवाल आपको कह रहा है कि भाई आगे जा रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका मुझे बताओ। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी यहाँ पे फोर्स। ठीक है, लेट्स से अब 20 नहीं है, अब है ना कोई से भी हमने ना फोर्स ले ली, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ। ठीक है, ये मैंने क्या लिख लिया? एफ। अब मैं कह रहा हूँ 20 नहीं, कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, जो भी हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ। तो हमने 20 cos थीटा किया, तो अब हम क्या करेंगे? वापसी वही f cos थीटा कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पे आ जाती है चीज f cos थीटा, ये हमारी वो वाली फोर्स है जो काउंट हो रही है बॉक्स को राइट की तरफ ले जाने के लिए। फिर उसके बाद हमारा आ गया डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 5। अब आपको मैं कहता हूँ यार वर्क डन कैलकुलेट करो, आप लिखोगे क्या? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। आपकी फोर्स कितनी है? आपको पता है कि यार मैंने फोर्स कितनी लगाई थी यहाँ पे? f cos थीटा। पहले हमने लिया था 20 cos थीटा। अब मैं कह रहा हूँ कोई सी भी फोर्स हो, तो आप यहाँ पे f cos थीटा लिखोगे। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे f cos थीटा। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है यहाँ पे, तो देखो हम है ना यहाँ पे नंबर भी है ना लगा देते हैं। समझे आपके पास 20 थी ना, तो हम यहाँ पे 20 cos थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे 20 cos थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी चाहिए भाई? ये देखो 5 मीटर यहाँ पे, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे 5 लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 100 cos थीटा। अब थीटा हमारी कोई सी भी एंगल हो जाए, आप 60 ले लो, कुछ भी ले लो, नॉट एन इश्यू। अब नेक्स्ट चीज जो आती है हमारी यहाँ पे, वो ये है कि देखो ये हमारा यहाँ पे आ जाता है एफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने ना कोई सी भी वैल्यू ले ली, और डिस्प्लेसमेंट भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ना कोई सी भी हो सकती है, तो हमने यहाँ पे डी ले लिया। तो अब ये जो यहाँ पे थी ना, ये आपको कह रहा है यहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटीज लो, उनको मल्टीप्लाई करो। जो फोर्स हमारी जो है, ये हमारी फाइनल फोर्स होती है कौन सी? जो ये वाली है एफ cos थीटा। इसलिए हमेशा हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे दो, आप फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। यार फोर्स यहाँ पे कोई एनी फोर्स नहीं कि आपने चांद की फोर्स उठा ली, कभी सूरज की उठा ली, नहीं। वो वाली फोर्स जो आप लगा रहे हो आगे की तरफ, आगे आप कितनी फोर्स लगा रहे हो, ये जो आपकी जो फोर्स है यहाँ पे, आप यहाँ पे कर लो एफ जो फोर्स है उसको cos थीटा से हमेशा मल्टीप्लाई करो। cos थीटा से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आंसर आएगा गलत, एग्जामिनर काटेगा आपके मार्क्स। आप क्या करोगे? हमेशा cos थीटा लिखोगे। तो ये जो हमारा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या डॉट डिस्टेंस, जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, वो किसके बराबर है? वो है एफ डी, और साथ में cos थीटा भी आपने लिखना है। आप बोलोगे सर लेट्स से cos थीटा हमारा 0 हो गया, तो क्या? नो शूज, यहाँ पे हम बॉक्स बनाते हैं, और हमने क्या लिया यार, ये हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, थीटा आपकी एंगल यहाँ पे 0 है। क्यों? क्योंकि देखो भाई 0 एंगल कितना है यहाँ पे, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो ये आपका 0 एंगल हो गया। अब आप करो भाई डिस्टेंस, वही हम लेते हैं, यहाँ पे डी लिख लेते हैं इस दफा। आपने क्या किया? एफ टाइम्स डी cos थीटा। ठीक है, फोर्स और डिस्टेंस आपकी जो भी हुई यहाँ पे cos थीटा। आपने बोला सर ये तो 0 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा 0। नहीं बाबा, यहाँ पे cos ऑफ 0 है। cos ऑफ 0 किसके बराबर होता है? वो होता है 1 के बराबर। आपका वही आंसर यहाँ पे कौन सा आ जाता है? फोर्स डी, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब वही सेम बात हो गई। आपका वही वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आ जाता है, जो आपका ओरिजिनल वाला है, जैसे हमने क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 5 में भी पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे आओ किताब में। किताब में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? किधर गया? अच्छा थोड़ा सा नीचे, एक सेकेंड, ये रहा।
यहाँ पे आपको वही सेम चीज बताइए, मैंने कहा ए डॉट बी, ये कह रहे ए बी, भाई रुको, एग्जाम्पल से पढ़ो ना, कैसे हमने पढ़ा हुआ है, कैसे अप्लाई किया हमने, वो कैसे किया हुआ है कि लगता है मेरी बैटरी, हाँ एक सेकेंड, मेरी बैटरी, सो अच्छा, सो अब चक्कर ये कि देखो आपने क्या किया कि यहाँ पे जो हमने किताब में देखा था वो क्या था कि आप दो वेक्टर्स ले रहे हो और उनको आप स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो। आपने क्या करना है भाई, जो फोर्स की आपकी साइज है वो लो, जो आपका डिस्टेंस है वो या डिस्प्लेसमेंट हो गया वो ले लो, और फिर जो आपका कॉस थीटा एंगल बनता है, चाहे वो 0 डिग्री हो या चाहे कुछ और भी हो, जैसे यहाँ पे हमारा कुछ भी थीटा बन रहा हो 30, 60, 90, 45 जो भी, आपने क्या करना है भाई, हमेशा है ना आपने मल्टीप्लाई करना है ऐसे ही लिख के, एफ डॉट डी किसके बराबर है, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट टाइम्स कॉस थीटा। ठीक है, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, एक दफा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब इसको रट्टा मार लो सुकून से। ठीक है, आपके स्कूल के टीचर कहते हैं भाई डायरेक्टली ऐसे रट्टा मारो, भाई जब एग्जाम में फंसोगे ना आप कहोगे यार अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आया था, वो तो मैं ऐसे ही हूं है ना, आंखें बंद करके है ना रट्टा मार के आ गया था। एग्जाम में अगर मुश्किल सवाल आ जाता है गलती से तो आपको अब समझ आ गया कि यार चल क्या रहा है, ये कॉन्सेप्ट है। आप कहीं पे भी फंसते हो आपको पता है कि यार सर थे फेडरल का मार्जिन के, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने है ना डायग्राम बनाई थी, आप भी डायग्राम बना के ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप फंसोगे नहीं न्यूमेरिकल्स जो फेडरल बोर्ड मुश्किल मुश्किल वाले देता है। सो अब हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन चुका है कि यार दो वेक्टर्स आप लेते हो, उनको मल्टीप्लाई करते हो और आंसर स्केलर क्वांटिटी आता है जब, तो आप वहां पे कॉस थीटा लगा दिया करो। क्यों, क्योंकि भाई आपकी है ना जो डायरेक्शन है वो कभी ऐसे यू भी हो सकती है, आपको चाहिए सिर्फ वो वाली जो राइट की तरफ जा रही हो, जहां पे आपने है ना ट्रैवल करना है, जितनी आपने एनर्जी लगाई है, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो ऊपर की तरफ जा रही है वो आपके काम की नहीं होती। ठीक है, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया किसका, हमारी स्केलर क्वांटिटी का। और यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि भाई आप ए और बी मतलब वही फोर्स और डिस्टेंस लो, उनके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके फिर वहां पे क्या करो कि भाई कॉस थीटा लगा दो। यहाँ पे कॉस थीटा क्यों, यहाँ पे वो डायग्राम बनी हुई, आप यहाँ पे कॉस थीटा लोगे ताकि ये वाला जो है ना ये इधर आ जाए और ए और बी को आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करो। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से लिखाया गया इसलिए ना मैंने किताब से आपको पढ़वाया नहीं, लेकिन जो मैंने आपको समझाया वही है ना किताब को आसान अल्फाजों में ना कैसे समझाया जाता है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया डायग्राम्स के साथ, अच्छी अच्छी डायग्राम्स के साथ। ठीक है, सो ये हमारी पहली चीज हो जाती है। अब यहाँ पे है ना एग्जाम्पल्स दी हुई है, अब देखें यहाँ पे जो मैंने वही एग्जाम्पल आपको दी हुई थी ना फोर्स और डिस्टेंस की, वही सेम चीज यहाँ पे दी हुई है। आप एफ डॉट डी लिखते हो, एफ डॉट डी का मतलब क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस टाइम्स कॉस थीटा। वैसा नहीं, हमने पावर का भी पढ़ा हुआ है, पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है हमने, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, फोर्स क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी, v क्या है आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। सो आपने क्या कर लिया, एफ वी और कॉस थीटा लिख लिया। ठीक है, एफ डॉट वी जब आप डॉट लगाते हो तो ये किसके बराबर हो जाता है, एफ मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी टाइम्स कॉस थीटा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी सेम है जो हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, ये यहाँ पे आप जो आपकी इंटेंसिटी है ई और वेक्टर एरिया ए, ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हो गई, आपने क्या कर लिया इनको लिख लिया एज कॉस थीटा। ठीक है, सो ये हमारी चीज यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे जो ये चीज लिखी हुई है ना, ये आपने इतनी टेंशन इसकी लेनी, क्यों, क्योंकि ये इतना एग्जाम में आता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 एग्जाम में आता भी है तो देखो वापसी ड्राइंग बोर्ड पे आ जाओ, मैंने क्या सिखाया था भाई, कुछ भी सवाल आया और आपको कह रहा है कि भाई वेक्टर दो वेक्टर्स लो उनको मल्टीप्लाई करो, आपका सर जो भी बोले कि यार ये रट्टा मार लिए, सही है, हर जगह पे रट्टा मार लिए सही है, लेकिन कभी कभार डायग्राम बना के खुद भी अकल लगा के सोचो कि यार चल क्या रहा है फिजिक्स की सवाल में, भाई न्यूमेरिकल में बोल क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि यार आपके पास दो वेक्टर्स पड़े हुए हैं, कैसे जैसे ये ऐसे नहीं हो, एक वेक्टर ऊपर की तरफ है, ये वेक्टर ऐसे नहीं हुआ है, आपको कहते हैं भाई इसके बीच में ना डॉट प्रोडक्ट निकालो। आपने बोला यार ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ठीक है, आपने रट्टा तो मारा हुआ है ए बी कॉस थीटा, नो शूज, थीटा क्या है यहाँ पे, आप वो कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, आपने है ना आंसर देखा कॉस थीटा 90, कॉस 90 किसके बराबर होता है 0, आपने देखा यार आंसर 0 आ रहा है, मेरा आंसर कहीं गलत तो नहीं है, आप वहां पे है ना मतलब ऐसे ही है ना गुम हो जाओगे, सोचोगे यार ये आंसर 0 कैसे आ रहा है, मैंने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये 0 कैसे आ रहा है, कहीं मैंने गलत तो कुछ नहीं कर दिया। वहां पे ना 5 मिनट आप इतनी टेंशन लोगे आपके बाल गिरने लग जाएंगे वहां पे। अब देखो भाई यहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट लगाओगे, मैंने क्या समझाया था कि भाई देखो आपको वो वाली एनर्जी चाहिए जो
उधर अप्लाई हो रही हो सेम साइड एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट लगाई हुई है उसी में आप फोर्स लगाओगे ताकि आपके पास आंसर आए। ये साइन थीटा वाला है ना, आप उसको लगाओगे नहीं। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो भाई, ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, आपको बोला हुआ है राइट की तरफ कैलकुलेट करने का, भाई कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इसलिए आंसर 0 आ रहा है, इसलिए ये सही है। ठीक है, ये ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं जो आपके खाली फेडरल बोर्ड के पेपर में नहीं, साथ में जो आपके एंट्री टेस्ट होते हैं जैसे एमकैट हो गया, ई कैट हो गया, फिर आप बाकी यूनिवर्सिटीज के भी देते हो, आईबीए हो गया, फास्ट हो गया, नस्ट हो गया, लम्स हो गया, एनईडी हो गया, इकरा हो गया, मेहरान हो गया, इन सब के आप टेस्ट देते हो तो ऐसे ही सवाल आते हैं कॉन्सेप्चुअल वाले, इनका आपने ख्याल रखना होता है। तो कॉन्सेप्ट समझो कि भाई चल क्या रहा है। जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको हर जगह पे अप्लाई होगा, ऐसा नहीं एमकैट के लिए अलग पढ़ेंगे, इसके लिए अलग पढ़ेंगे, उसके लिए अलग पढ़ेंगे, नहीं भाई, सब चीजें हर जगह पे सेम अप्लाई होती हैं, बस समझो कि चल क्या रहा है। सो हमेशा डायग्राम बना के यहाँ पे है ना ये लगा लिया करो फॉर्मूला। ठीक है, ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा। कहीं पे भी आप अटके, कहीं पे भी आप फंसे, डायग्राम बना लो, जैसे यू यहाँ पे किताब में भी पड़ी हुई है वैसे ही वही सेम चीज जैसे मैंने आपको समझाई। फिर भी कंफ्यूजन होती है, प्रैक्टिस करो, सवाल सवाल जब सॉल्व करते जाओगे ना आदत बन जाएगी। जब हाथ सेट हो जाए तब है ना ये फॉर्मूला रट्टा मार के आ जाना पेपर में, डायरेक्ट लिख के आ जाना जब प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस के बगैर है ना रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है, फिर मतलब आप हो गए या गधे हो गए एक ही बात होती है। ठीक है, सो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो, ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये है ना 3 डिमेंशंस में आ जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वाली जो चीज है इसको है ना इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 3 डिमेंशंस में आ रहा है, 3 डिमेंशंस के सवाल आते नहीं है। बट खुदा ना खास्ता कोई सवाल आ जाता है गलती से, तो देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने याद रखना है, 3 डिमेंशन वाला ये जो फॉर्मूला है इसकी डेरिवेशन आपको नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये नीडेड नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे मैं सवाल लिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे सवाल कौन से पड़े हैं, 2 डिमेंशन के पड़े हुए हैं। ठीक है, 3 डिमेंशन के आते नहीं है, सो इसकी टेंशन नहीं ला रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है देखो, अगर आप करते हो जैसे a डॉट बी या आप करो b डॉट ए। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है देखो, अगर आप करते हो जैसे a डॉट बी या आप करो b डॉट ए, दोनों एक ही चीज है, b डॉट ए या a डॉट बी सेम चीज है, ये इक्वल है। जैसे आप 5 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हो, आंसर सेम आता है 15। ठीक है, सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि भाई देखो, जब आपका एंगल थीटा वो किसके बराबर हो, जीरो क्या, 0 डिग्री, तो फिर आपका जो a डॉट बी है वो किसके बराबर हो जाता है, ए बी के बराबर। क्यों? क्योंकि आप cos ऑफ 0 करते हो, cos ऑफ 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो ये हट जाता है यहाँ से, बचा आपके पास क्या, a मल्टीप्लाई बाय b, ये आपकी स्केलर प्रॉपर्टीज हो। अब लेट्स से अगर आपके पास आ जाता है थीटा क्या, 90 डिग्री, मतलब वर्टिकल में एक है और हॉरिजॉन्टल में एक है, सो इसका क्या आंसर हो जाता है, फिर ये हो जाता है हमारा a डॉट बी किसके बराबर, 0 के बराबर। कैसे? क्योंकि देखो a b और फिर cos थीटा, cos क्या, थीटा क्या हमारा 90, cos ऑफ 90 किसके बराबर होता है, 0। आप a b कुछ भी ले लो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही आ गया ना। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है कि भाई जब भी आपके पास चीजें ऐसे यूं पड़ी हुई होती है, मैंने थोड़ा बुरा एरो बनाया है यहाँ पे, लेकिन जब भी आपके पास चीजें ऐसे यूं पड़ी हुई होती हैं, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या यार, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बीच में ऐसे यूं पड़ा हुआ है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, क्या है ये, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर है तो भाई फर्क ही नहीं पड़ता एक दूसरे को,
इसलिए ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या आ जाती है कि भाई देखो, अगर आप यहाँ पे ए बी कॉस थीटा है, ये आप ले लो। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी कब आती है? मैक्सिमम वैल्यू तब आती है आपकी जब आप एंगल जीरो लेते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने जीरो लिया था ना, तो ये हमारी जीरो क्या है? ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। इसे क्या कहेंगे हम? मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मतलब जीरो से लेके नेगेटिव वैल्यूज पे अभी हम नहीं आ रहे। ठीक है, मिनिमम नेगेटिव वैल्यूज में आपके पास आ जाती हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ बात करूं पॉजिटिव वैल्यूज में, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वैल्यूज। तो सबसे कम वैल्यू आपकी कब आती है? जब आप 90 डिग्री पे होते हो। ठीक है, अब ऐसे नेगेटिव वैल्यूज आती है, आप एग्जाम में गलत देख के आते हो, आप कहते हो सर आपने ये बोला था। भाई देखो, मैं अभी कह रहा हूँ सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का आंसर जब आपके पास हो। तो सबसे कम वैल्यू कब आती है? जब 90 डिग्री होता है। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कब आती है? जब आपके पास 90 डिग्री सॉरी 0 डिग्री होता है। ठीक है, सो 0 और 90 डिग्री के बीच में आपके पास मिनिमम वैल्यू कब आती है? जब आपके पास एंगल 90 डिग्री होता है, आपके पास आंसर क्या आ जाता है? 0। और मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? मैक्सिमम तब आती है जब आपके पास 0 डिग्री होता है और वो आपको आंसर देता है a मल्टीप्लाई बाय b। इसके बीच में ना फिर बीच की वैल्यूज आ जाती है, वो मिनिमम मैक्सिमम नहीं होती। ठीक है, सो 0 और 90 डिग्री के बीच में, सिर्फ 0 और 90 डिग्री के बीच में, अभी दूसरी एंगल्स पे ना जाना, 270 डिग्री 185 डिग्री नहीं, अभी सिर्फ 0 और 90 के बीच में आपके पास सबसे हाईएस्ट आंसर कब आता है? मैक्सिमम आंसर कब आता है? जब 0 डिग्री होता है। और सबसे कम आंसर कब आता है? 0 कब आता है? जब 90 डिग्री होता है। ठीक है, सो ये हमारा तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे कह रहा है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? जब मैग्नीट्यूड से आप खाली मल्टीप्लाई कराते हो। मैग्नीट्यूड से कब मल्टीप्लाई खाली कराते हो? जब कॉस थीटा 0 होता है। ठीक है, सो ये हमारी ये चीज हो गई यहाँ पे। फिर एक और चीज यहाँ, यार आप a को b के बराबर कर लो और एंगल आप खुद ही 0 कर लो तो a स्क्वायर आ जाता है। ये तो सिंपल चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप खुद को एक चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो एक स्क्वायर हो जाता है खुद का, a स्क्वायर। a को खुद से मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। 3 को खुद से मल्टीप्लाई करोगे 3 स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही हमारी यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर्स का साइज क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 को आप खुद से मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर करोगे, आंसर क्या आएगा? 1। इसकी वजह से यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है। आपका i किसके बराबर है? 1 के बराबर। j किसके बराबर है? 1 के बराबर। k किसके बराबर है? 1 के बराबर। 1 को खुद से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, सो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ 180 डिग्री। अब उल्टा आ जाते हैं। जब आप क्या करते हो, अब है ना गेम चेंज हो जाती है। अब मिनिमम से है ना लोएस्ट, अब ये मिनिमम नहीं, सबसे कम आंसर कब आता है आपका? मिनिमम अब क्या है? जब आप 0 से 180 डिग्री के बीच में जाते हो, तो सबसे मिनिमम आंसर आपका अब, ठीक है, अब हम एंगल चेंज कर रहे हैं 0 से 180 डिग्री के बीच में। सबसे कम आंसर कब आता है? जब आपका जो थीटा एंगल है वो किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। इसमें क्या हो जाता है कि भाई देखो, आपका जो a और b है, आप मल्टीप्लाई किससे करते हो? cos ऑफ 180 से। भाई cos ऑफ 180 किसके बराबर है? ये है आपका -1 के बराबर। मल्टीप्लाई बाय -1 करते हो तो आपके पास आंसर अब आ जाता है -ab। ये है आपका सबसे मिनिमम या सबसे लोएस्ट आंसर। 0 और 180 डिग्री के बीच में सबसे हाईएस्ट आंसर कब आता है? जब 0 डिग्री होता है। 0 कब आंसर आता है? जब 90 डिग्री होता है। और सबसे कम आंसर कब आता है? जब 180 डिग्री एंगल होता है। क्यों? क्योंकि भाई अब है ना 180 डिग्री कितना होता है? ये आपका 0 डिग्री इस तरफ है, 180 डिग्री इसका बिल्कुल उल्टा हम शक्ल इस साइड पे आ जाता है 180 डिग्री। जब भाई ऑपोजिट ही डायरेक्शन कर लिया, इसकी वजह से आंसर सबसे कम आ रहा है। डायरेक्शन ऑपोजिट कर लिया आपने, पहले आप जा रहे थे राइट की तरफ, अब आपने बोला नहीं मैं तो है ना शक्ल वहां के है ना दूसरे साइड पे देखूंगा, तो आंसर भी आपका उल्टा हो जाएगा वहां पे। इसलिए अब -ab आ जाता है। लेट्स से ab आपको आंसर 5 देता है, तो 0 डिग्री पे आंसर 5 था यहाँ पे। ठीक है, जब आप यहाँ पे थे तो ऐसे 5 था। जब ऊपर की तरफ देखते हो 90 डिग्री तरफ तो 0 आ गया, फिर इस तरफ देखते हो लेफ्ट साइड तो -5 आ गया। सो आप देख रहे हो कि आंसर कैसे आपका 5 था जब आप 0 डिग्री पे थे, फिर आप 90 डिग्री की तरफ गए तो आंसर 0 हो गया, और फिर जब आप इस तरफ आए 180 डिग्री की तरफ तो फिर आंसर आपका क्या हो जाता है यहाँ पे? -5।
ठीक है। और फिर यहाँ पे है ना दरमियान वैल्यूज आती हैं 2 3 -1 जो भी आप चाहो। सो ये आपकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है? जब आप 0 डिग्री पे होते हो। सबसे लोएस्ट वैल्यू कब आ रही है? जब आप 180 डिग्री पे होते हो। और 0 कब आता है? 0 हमेशा 90 डिग्री पे आता है, क्योंकि cos 90 0 के बराबर होता है, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था नंबर 4 वाला, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है कि भाई देखो, यहाँ पे आप 2 वेक्टर्स ले रहे हो, ठीक है। आपने 2 वेक्टर्स ले लिए, किसमें? 3 डायमेंशंस में, ठीक है। आपने क्या किया? 3 डायमेंशंस में है ना ले लिया। अब इसका सवाल है ना, मैं आपको अभी से बता दूं, इसके है ना सवाल है ना आने हैं नहीं, लेकिन फिर मैं आपको है ना कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई देखो 3 डायमेंशंस हैं, कौन सी? ये देखो यहाँ पे x डिग्री, ये x डायमेंशन, y और ये z डायमेंशन, ठीक है। ये हमारी 3 डायमेंशंस हो गई यहाँ पे। कैसे? ये आप जो ग्राफ पढ़ते हैं ना, तो ग्राफ में एक हमारा ये x डायमेंशन हो जाता है, फिर हमारा ये y डायमेंशन हो जाता है, और फिर यहाँ पे z डायमेंशन हो जाता है, x y और z। अब यहाँ पे आपके पास 2 वेक्टर्स पड़े हुए हैं 3D स्पेस में। एक आपके पास एक वेक्टर यूं पड़ा हुआ है a, और दूसरा वेक्टर पड़ा हुआ है यूं p। अब सवाल ये कि आप a को b से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे a डॉट b करते हो, तो इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे 3 डायमेंशन में? तो भाई देखो, आपके पास कुछ कोऑर्डिनेट्स पड़े हुए होंगे। लेट्स से मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? जैसे a का जो कोऑर्डिनेट है, a किसके बराबर हो जाता है? मैं है ना कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लेता हूँ 3,4,5। क्या मतलब? 3,4,5 का क्या मतलब है? जैसे आप पढ़ते हो ना वो जैसे मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं। आप मैथ्स में कैसे लिखते हो? 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है। आप 3x प्लस 4y प्लस 5z भी लिख सकते हो, लेकिन ये भी सही है। ये आपका हो गया a। फिर हो गया आपका b कोऑर्डिनेट। b कोऑर्डिनेट है ना, मैं कुछ और लिख लेता हूँ 8 9 और 10। अब ये किसके बराबर हो गया भाई? ये हो गया आपका वही 8i, कलर में चेंज कर लेता हूँ उसका, यहाँ पे चलो रेड कर लेते हैं, 8i प्लस 9j प्लस 10, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इनको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं? तो भाई देखो, हमेशा ये करना कि i वाला जो आपका x वाला है, x को x से मल्टीप्लाई करो, y को y से मल्टीप्लाई करो, z को z से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? x को x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 3 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया। फिर आपने क्या किया? y को y से मल्टीप्लाई किया, तो आपने 4 टाइम्स 9 कर लिया। फिर आपने क्या किया? z को z से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास 3 वैल्यूज आएंगी यहाँ पे 24, 9 टाइम्स 4 क्या है? 36, और फिर आपके पास क्या आ गया? 5 टाइम्स 10। 5 टाइम्स 10 क्या हो गया आपके पास? 50 हो गया। ये आपके पास 3 वैल्यूज आ गई। हम किस में? 3 डायमेंशंस में। आप इनको ऐड कर लो, 50 प्लस 36 प्लस 24 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 110। ये है आपका आंसर 110। ये क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी है 110, ठीक है। यूनिट जो भी हुआ वो अभी हमें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 डायमेंशंस में यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि आप देख रहे हैं आंसर यहाँ पे ax bx, मतलब आपने x वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको खुद से मल्टीप्लाई कर लिया, y वालों को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, और z वालों को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इससे आपका आंसर आ जाता है क्या? ax bx प्लस ay by प्लस az bc। सिंपल है, बस आपने क्या किया यार, जो आपके कोऑर्डिनेट्स पड़े हुए थे, ये जैसे यहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेट कौन से पड़े हुए हैं, ये वाला और ये वाला, आपने क्या किया? x वाली वैल्यूज को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, या i वाली, y या j वाली को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, k वाली को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर आंसर आपने उनका ऐड कर लिया। आपके पास आ गया क्या? स्केलर क्वांटिटी। सिंपल, ठीक है। अब आपने बोला सर ये तो 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में क्या होगा? 2 डायमेंशन में भी वही सेम है। लेट्स से आप तो लेते हो अब 2,5, 2,5 आपका एक कोऑर्डिनेट हो गया, वो क्या हो गया आपका 2i प्लस 5j, ठीक है, 2i प्लस 5j। और आप एक और कोऑर्डिनेट ले लो, लेट्स से 4,6। आप क्या करोगे? अब इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब ये आपके क्या हो गए? ये हो गए 2i प्लस 5j, 4i प्लस 6j। आप x वाले को खुद से मल्टीप्लाई करो, ये जो i वाले हैं इनको आपने मल्टीप्लाई कर लिया, और जो y वाले हैं इनको आपने खुद से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? सिंपल
यहाँ पे आप आ गए, आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और आपने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर जो भी इनका आंसर आता है उनको ऐड कर लो। आप क्या करोगे, अब 8 प्लस 5 टाइम्स 6 क्या है 30, 30 प्लस 8 क्या हो जाता है 38 हो जाता है। सिंपल, आपका आंसर क्या आ गया, स्केलर क्वांटिटी 38। ठीक है, सो ये चीजें यहाँ पे हमें है ना यहाँ पे लिखी गई है, बताई गई है। ठीक है, सो अब हमारा ये जो डॉट प्रोडक्ट है, जो हमारा 3 डायमेंशन में है, ये किसके बराबर हो गया हमारा, यहाँ पे इसके बराबर हो गया। सो हमने 3 चीजें पढ़ ली कि भाई डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है आपने। अगर आपके पास दिया हुआ है भाई नॉर्मल वैल्यू, एक मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो ए। अगर आपके पास लेट से तीन जो फॉर्म्स है वो कौन सी है, ए डॉट बी। ठीक है भाई, ये किसके बराबर है, आप एक चीज जिसके बराबर है वो है ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ए और बी क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कैसे शुरू में बताया था कि भाई हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटीज को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे किधर गया, हाँ ये दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो वेक्टर क्वांटिटीज को हमने मल्टीप्लाई किया। इससे आंसर क्या हो रहा है हमारा, एक तो ए बी कॉस थीटा है, ये आपका क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया यहाँ पे। ठीक है, या लेंथ हो गई आपकी। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ क्या, ऑफ द वेक्टर। आपने ये वेक्टर बनाया, अब इसकी लेंथ कितनी है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए। ठीक है, या हम ए ऐसे यू भी लिखते हैं, लेकिन इसको है ना आप लेट से लिख लो 5। ये आपका वेक्टर है ए, उसकी लेंथ क्या है 5, आप 5 यहाँ पे डालो। ठीक है, और वही सेम हो गया फिर बी, बी की भी आपकी लेट से एक चीज बनी हुई है ऐसे यू, उसकी लेंथ है 6, आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और फिर उनके बीच में ए और बीच में कितना एंगल आता है, ये एंगल इन दोनों के बीच का है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। लेकिन अक्सर मैथ में आपने देखा होगा कि यार कभी कभार आपके पास है ना लेंथ्स नहीं दी जाती, आपके पास क्या दिए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2,5 4,6 3,4,5 8,9, 10। फिर आप क्या करो कि जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी के, आप उनको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे फिर आप कैसे लिखोगे, ए के जो कोऑर्डिनेट है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको मल्टीप्लाई कर लो बी के एक्स कोऑर्डिनेट से, फिर उसको ऐड करना किससे भाई, जो आपके ए का जो y कोऑर्डिनेट है उसको मल्टीप्लाई कर लो p के y कोऑर्डिनेट से। ठीक है, ये 2 डायमेंशन का आंसर है। 3 डायमेंशन में आ जाता है तो भाई आप लिख लो यहाँ पे a का जो z कोऑर्डिनेट है उसको मल्टीप्लाई कर लो b के z कोऑर्डिनेट से। अब यहाँ पे हमने क्या लिखी है, 3 चीजें लिखी हैं, 2 वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, वो 2 वेक्टर्स क्या है आपके, लेट से मैंने यहाँ पे बना लिया वेक्टर a और ये वेक्टर b। ठीक है, ये वेक्टर a हो गया यहाँ पे और ये हमारा हो गया वेक्टर बी। इनके बीच में कोई एंगल है यहाँ पे थीटा, आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आपको इनकी दी हुई है लेंथ्स 5 और 6, तो आप क्या करोगे, 5 6 कॉस थीटा, 5 टाइम्स 6 30 हो गया, 30 कॉस थीटा कर लिया, ये आ गया आपका आंसर। बट लेट्स से आप 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको दिया नहीं गया है कि यार इनकी लेंथ्स क्या है। सो फिर अगर आपको वहां पे वो देते हैं क्या, कोऑर्डिनेट्स, ये कहते हैं भाई ये है 3,4,5, ये ग्राफ पे हमारा आ गया 8,9,7। आपने क्या कर लिया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, इनको ऐड कर लिया आंसर्स को, और ये आपका फिर आंसर यहाँ पे आ जाता है। अब ये सारी एक ही चीज है, ये जो यहाँ पे मैंने चीजें लिखी है ना यहाँ पे, ये जो 3 चीजें ये एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, आपने ये याद रखना है। ठीक है, ये क्या रखना है आपने, ये 3 चीजें आपने याद रखनी है कि ये हमेशा एक तीनों दूसरे के बराबर हैं। और ये भी याद रखना है कि यार क्या चीज वेक्टर है, क्या चीज लेंथ है, क्या चीज स्केलर है। ये आपके वेक्टर्स है भाई, आप ए डॉट बी करोगे भाई वो वेक्टर है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ पर आपको लेंथ चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए उन वेक्टर की, ताकि आप उनको मल्टीप्लाई करो और फिर जो भी उनके बीच में एंगल है उनके कॉस थीटा कर लो। ठीक है, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे क्या, स्केलर प्रोडक्ट। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है। सो यहाँ पे देखो ये a डॉट बी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये देख रहे हो यहाँ पे a डॉट बी, मैं क्या करता हूँ, ये a डॉट बी है ना यहाँ पे लिख लेता हूँ,
अब जो इक्वेशन मैंने लिखी थी ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी ना, वही किताब ने ना यहाँ पे छुप के आपको है ना यहाँ पे दे दी और बोला कि खुद फिगर आउट करो, लेकिन आप फेडरल कमांजन के चैनल पे बैठे हुए, यहाँ पे हम आपको है ना गाइड करने के लिए बैठे हुए, ठीक है। तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल सवाल दिया हुआ है, एग्जाम्पल सवाल दे देते हैं। अब हमें क्या बोला हुआ है, पावर निकालो, ठीक है। पावर, नो इश्यूज। पावर किसके बराबर होती है यार, आप क्या कर रहे हो, वेलोसिटी और फोर्स दी हुई है, तो आप फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे, या फिर उन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना, मतलब डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो। अब देखो यहाँ पे आपके पास है ना क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, यहाँ पे लेंथ नहीं दी हुई है। देखो 3,4 8,-2 है। अब क्या करें, नो इश्यूज, नो इश्यूज, आराम से। अभी क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लो और दूसरे से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लो। तो भाई देखो, ये एक्स कोऑर्डिनेट आपका 3 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स दिए हुए आपके पास, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। एक 3,4 दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है 8,2। आपने एक्सेस को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया 3 और 8 को, तो 3 टाइम्स 8 किसके बराबर होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट 24। 3 टाइम्स 8 आप खुद लिखना। फिर आपने ऐड कर लिया किससे, 2 टाइम्स 4। 2 टाइम्स 4 किसके बराबर होता है, ठीक है। और अच्छा सॉरी, -2 है, मैंने देखा नहीं, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -2। -2 टाइम्स 4 आपने किया, आंसर क्या आ रहा है, -8, ठीक है। नो इश्यूज। आपने क्या किया, 24 टाइम्स -8, ये आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पे 16। तो 16 वॉट्स का आपके पास आ जाता है। अब आप बोलोगे सर ये जो फॉर्मूला है, चलें ये तो चल गया, ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे, अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना हो, ए बी कॉस थीटा, आप ये भी लगा सकते हो, लेकिन आपने है ना लेंथ कैलकुलेट करनी होगी। 3,4 की आपने ना वेक्टर बनाया, इसकी लेंथ आपको पता चल गई 5, फिर आप इसकी लेंथ निकालो, फिर आप एंगल निकालो, बीच में इतनी खुआरी है, इसलिए ना हमारे जो मैथमेटिशियंस थे और साइंटिस्ट थे, उन्होंने ना ये तरीका निकाला कि भाई जब आपके पास लेंथ और एंगल नहीं पड़ी हुई ही, और जब आपके पास कोऑर्डिनेट पड़े हो, भाई कोऑर्डिनेट के एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करो, आगे बढ़ो, ठीक है। सो इससे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 2.2.1। अच्छा, सो अब हमने क्या कर लिया, हमने डॉट प्रोडक्ट तो पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर। हमने इतनी देर हमने बात की है डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, वो एक रीजन की वजह से। वो एक क्या है रीजन के, भाई देखो डॉट प्रोडक्ट एक दफा समझ लिया ना, तो आपको वेक्टर प्रोडक्ट आसानी से समझ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है ना और क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट जो हमारे, ये दोनों है ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये आपको फिजिक्स में नहीं, मैथ्स में हर जगह पे काम आएंगे, काफी इंटर तक, फिर यूनिवर्सिटी में भी काम आएंगे आपको। लेकिन अभी फिलहाल सबसे पहले ये समझ लो कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। नहीं समझ आया, वापसी जाके देखो वो वाला लेक्चर, 2 दफा 3 दफा देख लो, लेकिन समझ लो एक दफा। जब तक समझोगे नहीं तब तक वेक्टर प्रोडक्ट में है ना गुम रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। सो अब बात आती है हमारे किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट की, कि भाई देखो कहानी कहां से शुरू हुई थी। कहानी हमारी शुरू हुई थी यहां से, कि भाई जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा किस में आता है, स्केलर में एक आता है, और दूसरा किस में आता है, वेक्टर में आता है। अब हम कहानी आ रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर। जब आप दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हो और आंसर आपके पास वेक्टर के फॉर्म में आता है, क्या मतलब, जैसे ये हमारे ए और बी दो वेक्टर्स हो गए। अब आप क्या करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो और आंसर आपके पास एज अ वेक्टर आ जाता है। फिर कहानी को क्या होगा, फिर क्या, ये कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो भाई देखो इस दफा हम इसको कैसे लिखेंगे कि आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये आपके ए और बी क्या हो गए, वेक्टर्स हो गए। यहाँ पे आप 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करके 15 ऐसे नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर्स है आपके। जैसे ये जो हमारा 3i + 4j + 5k, ऐसे यू फॉर्मेट में आप इनका क्या करोगे, वेक्टर प्रोडक्ट लोगे, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट लेने से क्या मुराद, वेक्टर प्रोडक्ट लेने से क्या मुराद, मतलब इसका एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होगा वो मैं आपको बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि भाई ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप सीखोगे यूनिवर्सिटी में कि ये फॉर्मूला पैदा कैसे हुआ, ये इजाद कैसे हुआ। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये मैं आपको बताने बैठा ना बहुत अरसा लग जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो आपने पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ने होंगे, तभी आपको है ना ये फॉर्मूला की डेरिवेशन आएगी। सो ये फॉर्मूला आपको रट्टा मारना पड़ेगा। आई नो मैंने कहा था डॉट प्रोडक्ट में रट्टा ना मारो, लेकिन क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपने समझ लिया है, अब आपको वेक्टर प्रोडक्ट आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है।
ये आपने थोड़ा सा रट्टा मारना होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये यूनिवर्सिटी में आप सीखोगे कि इसकी कहानी क्या है। सो आपने क्या किया, ए मल्टीप्लाई बाय बी, यहाँ पे डॉट नहीं, अब क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। वेक्टर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, साथ में क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो आप कर रहे हो यहाँ पे क्या, एक्स, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये बता रहे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये किसके बराबर होता है, जैसे हमने क्या लिखा था पहले, ए बी कॉस थीटा। अब इस दफा कॉस थीटा की है, इस दफा है साइन थीटा। और फिर एक और चीज आप लगाओगे छोटी सी, आप यहाँ पे एन लिखोगे और उसके ऊपर ये टोपी बता दोगे। ये होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो और आपको आंसर वेक्टर के फॉर्म में चाहिए होता है। आप बोलोगे सर ये क्या है, तो देखो पहले मैं आपको है ना ये वाला पार्ट समझाता हूँ। ये वाला आसान है, ठीक है। ये वाला कैसे, क्यों, क्योंकि भाई हमने है ना डॉट प्रोडक्ट में समझा था। आप क्या करोगे, सबसे पहले तो लेट्स से हमारे पास ए और बी वेक्टर है, उनकी साइज लेंथ क्या है, इसकी हो गई 5, इसकी हो गई 6। आपने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, जो भी आपका साइन निकलता है 30 निकलता है तो हाफ के बराबर हो जाता है, तो आपने वो कर लिया। ये पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट है। फिर उसके बाद एक और पार्ट आता है एन, और फिर हैट लगाते हो आप, यहाँ पे टोपी लगा देते हो। आप बोलोगे सर ये क्या है, ये क्या चीज है, ये हम आगे आएंगे, लेकिन ये आपको बताता है क्या, डायरेक्शन। आप बोलोगे डायरेक्शन क्या मतलब, कैसे सर, तो भाई देखो हमने सबसे पहली चीज जब हमने रिवाइज किया था कि भाई स्केलर और वेक्टर होते क्या है, तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। जब ये तीन चीजें होती हैं तब आपके पास क्या होता है, एक वेक्टर होता है। ये डायरेक्शन क्या है हमारा, वो एन है, ठीक है। जब ये जो n हमारे पास जब पड़ा हुआ होगा, ये आप इससे मल्टीप्लाई क्यों करते हो, ताकि आपके पास एक वेक्टर आ जाए। वेक्टर आपका एक नंबर नहीं होता। जब आप मल्टीप्लाई करते हो लेट्स से 3 नंबर्स को, ठीक है, जैसे हमने अभी मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे 3 नंबर्स को। सो ये कौन से, हम लेट्स से यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करते नहीं है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, दूसरी जगह पे लिख लेता हूँ आपके लिए। हमने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 साइन 30 लिख लेते हैं, ठीक है। साइन 30 किसके बराबर है, हाफ के बराबर, ठीक है। साइन 30 किसके बराबर है, हाफ के बराबर। आप इसको आंसर को मल्टीप्लाई करते हो, आंसर क्या आ जाता है अब आपके पास 15। ये 15 क्या है, ये ना ही एक, ये वेक्टर नहीं है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। हमें तो ये चाहिए नहीं, हमें वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। इसलिए आप क्या करते हो, आप एन हैट लगाते हो इसके सामने यहाँ पे, और फिर मल्टीप्लाई करते हो। एन हैट क्या करता है, आपको है ना कुछ नंबर्स देता है, कैसे फॉर्म में, आई, जे और के के फॉर्म में। ये मतलब ऐसे नहीं होता है। सो आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल 3i प्लस 4j प्लस 5k, एक्चुअली कुछ और लिखते हैं यहाँ पे 7j प्लस 8k, ठीक है। आप क्या करते हो, इससे मल्टीप्लाई करते हो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, लेट्स से ये आपका n है, 15 मल्टीप्लाई आप इससे करते हो, तो आपके पास एक वेक्टर आ जाता है 45i प्लस 15 टाइम्स 7 अगर हम करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 105 j। फिर 15 टाइम्स आप 8 करो तो वो किसके बराबर हो जाता है, 120 के। ये आपका एक वेक्टर है, ठीक है, ये आपका एक वेक्टर है। खाली आप साइन थीटा तक करोगे ना, ये आपका स्केलर हो जाता है, इसलिए आपका आंसर पर सही नहीं आता। एन क्या है, ये आपको डायरेक्शन बताता है, आपको वेक्टर के फॉर्म में, इसलिए आप ये लिखते हो। अब ये कैसे आया हमारे पास, ये अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल वैल्यू दी है, ये कैसे आता है ये मैं आपको आगे जाके सिखाता हूं। लेकिन अभी फिलहाल आप समझ लो, ये जो चीज है ना एन थीटा, ये जो एन है जो हमारा, ये हम बाद में देखेंगे कि ये कैसे आता है। लेकिन ए बी साइन थीटा आपको आना चाहिए। इतनी लंबी मैंने डॉट प्रोडक्ट पे इसलिए की थी ताकि आपको ये समझ आ जाए। अब हम एन, ये जो हैट है, इसको समझेंगे भाई ये आता कैसे है, क्योंकि ये है ना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको समझने के लिए ना थोड़ा दिमाग लगेगा, लेकिन बैठे हुए ना हम यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना हम आपके लिए। सो इसके ऊपर आते हैं, डोंट वरी। लेकिन पहले आप ये समझ लो कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू आपका, विथ रिगार्ड्स टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। आपने ए की लेंथ ली, कुछ भी लेंथ आ गई वहां पे, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, जो भी, और आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, भाई साइन थीटा से।
थीटा कहाँ से आया, जो एंगल बीच में बना हुआ होता है उनके। ठीक है, सो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे पास, ठीक है, ये तो हमारा हो गया यहाँ पे a टाइम्स b। अच्छा, एक चीज ये याद रखना, यहाँ पे जो a टाइम्स b ये वो मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए इसको कहते हैं क्रॉस। पहले हम डॉट प्रोडक्ट डॉट लगा रहे थे ना, अब हम लगा रहे क्रॉस। तो ये क्रॉस क्या हमारा वो वाला x है। ठीक है, ऐसा नहीं मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 5 कर लियो ओ भाई वेक्टर मल्टीप्लाई हो गया, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो अब आ जाओ यहाँ पे कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट में n कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा बाद में आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देख लें द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, भाई किस साइड पे जा रहा है इसके ऊपर हम आते हैं, डोंट वरी। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट्स होते क्या है, क्या होते हैं, तो भाई देखो ये वाली जो चीजें ना यहाँ पे, इसको भाई छोड़ दो, ये आपके पेपर में कभी नहीं आनी, इसको छोड़ दो आप। लेकिन यहाँ पे आ जाओ, पहले वेक्टर प्रोडक्ट कहाँ पे लगता है, जैसे टॉर्क कैलकुलेट करना है, टॉर्क में आपके पास F और ये R हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हो, एंगुलर मोमेंटम हो गया, उसमें P आपका हो गया, लिनियर मोमेंटम और R हो गया, इधर आप लगाते हो क्या वेक्टर प्रोडक्ट। इसके सवाल आने हैं नहीं, बहुत कम आने हैं, लेकिन फिर भी है ना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो a टाइम्स b करते हो। ठीक है, एन सीखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक प्रॉपर्टी जो हमने पहले देखी थी ना डॉट प्रोडक्ट की, कि यार आपने देखा था कि a डॉट b आप करो। ठीक है, आप a डॉट b करो, वो किसके बराबर होता है, b डॉट a के। लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कहानी चेंज हो जाती है। ए डॉट बी जो होता है, सॉरी ए डॉट बी नहीं, सॉरी ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट, ये एक्चुअली नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन में आपको सिखाने का थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन साइन थीटा से कनेक्टेड है। सो यहाँ पे क्या सीन है कि भाई जब आप इसको स्वैप करते हो, आप इक्वल उसके नहीं होते, आपने इसका है ना ख्याल रखना है यहाँ पे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या है, ए बी कॉस थीटा करते हो भाई, हाँ नो इश्यूज, वो सेम हो जाता है बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे है ना ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन आपकी जो है ना वो उल्टी हो जाती है यहाँ पे, इसलिए ना ये -1 के बराबर होता है। ठीक है, सो ये चीज एक आपने ना ख्याल रख ली। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ये ख्याल रखें, यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि भाई ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते, ये एक चीज हो गई। क्यों, क्योंकि भाई डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाती है। ये जो हमने साइन थीटा लगाने से कोई इतना वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, साइन थीटा, और दूसरा जो हमने एन लगाया ना इसकी वजह से, साइन थीटा और एन ये जो है ना, ये है ना आपका चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन आपकी चेंज कर लेते हैं, सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि भाई जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, जब आप दो पैरेलल वेक्टर्स लेते हो, दो पैरेलल वेक्टर्स का क्या मतलब है, दो पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या है कि भाई ये आपने एक वेक्टर ले लिया और फिर आपने एक और वेक्टर, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का क्या मतलब है भाई, इनके बीच में एंगल कितना होगा, आइदर होगा 0 डिग्री या फिर होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों भाई, ये है ना नीचे भी देख सकता है, खाली ऊपर की तरफ नहीं, 180 डिग्री तब होगा जब ऐसा सीन होता है। तो इनके बीच में भाई जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, एक बड़े से अंडे के बराबर का, 0 के बराबर होगा। सो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है कि भाई वेक्टर प्रोडक्ट जब दो पैरेलल, मतलब जब आपका एंगल 0 हो या फिर 180 हो, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। आपका आंसर a टाइम्स b फिर आपका 0 आएगा। अब आंसर फिर सबसे हाईएस्ट कब आएगा, जब आपके पास 90 डिग्री होगा। इसमें उल्टा हो जाता है, जैसे हम पढ़ रहे थे ना पहले यार, 0 और 180 डिग्री में कॉस थीटा वो जो था हमारा, अब क्योंकि साइन आ गया तो उल्टा हो जाता है। अब 90 डिग्री में आपके पास है ना मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है आपके पास, और जबकि 0 180 डिग्री होते हैं तो वहां पे आंसर 0 होता है, तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाती है यहाँ पे। एक सेकेंड, ये मिनिमम, ठीक है, ये सबसे कम वैल्यू होती है यहाँ पे। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे ना डॉट प्रोडक्ट में, वही सेम यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो वही कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी है वो कब होती है, जब 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, और ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई देखो जो आपका ये वाला जो था ना आई टाइम्स जे, ये आपको पता है यार 1 के बराबर होते हैं, 1 टाइम्स 1 करोगे आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये हो गई।
अब ये आई जे के क्या होते हैं यार, हमने पढ़ा था ऊपर। अगर मैं जाऊं यहाँ पे, मैंने आपको दिखाया था भाई एक्स वाई सी, ये आपका आई है, ये आपका जे है, और ये आपका सॉरी ये आपका जे यहाँ पे है, और ये आपका के है यहाँ पे। ठीक है, सो अगेन एक्स वाई जी, अगर आप 1 यूनिट वाले को ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हो तो 1 × 1 1 होता है। अब एक नई चीज आती है यहाँ पे, जब आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हो, जब आप आई और जे को मल्टीप्लाई करते हो, जब आप एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास आंसर, जब आप उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करते हो, तो आपका आंसर के वाला वेक्टर आ जाता है। क्या मतलब, मैं दिखाता हूं। ये आपका यहाँ पे मैं ड्राइंग करूं तो आपका ग्राफ आ गया यहाँ पे, ये एक्स वाला और ये वाई वाला यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एक्स, या मैं आई लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये आई हो गया, ये जे हो गया। अब आप यहाँ पे 1 यूनिट का वेक्टर लेते हो यहाँ पे, और ये 1 यूनिट का लेते हो। जब आप 1 और 1 आई और जे को मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है आंसर इसके जी वाला जो यहाँ पे है, या फिर इसको हम कहते हैं के। ये 1 इसके बराबर आता है, ये आपका आंसर आता है, ये जो मैं आपको आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, सो एक आपका डायरेक्शन यहाँ पे आ गया। और वही सेम चीज आप लगाएंगे जे और के को। जब आप किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, जब आप वाई एक्सिस वाले को जी एक्सिस से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर एक्स एक्सिस का आएगा, और जब आप जी को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वाई एक्सिस वाले का आएगा। ये थोड़ा सा आपने याद रखना होगा। ठीक है, अब ये मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ ऐसे, क्यों, क्योंकि यार वो जो एन हमें जो निकालना है ना, वो उसके ऊपर मैं बात करता हूँ के पास। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पे हो जाता है सबसे पहली चीज। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसके ऊपर बात में आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बात में आती है। ठीक है, अब वेक्टर प्रोडक्ट का एक और खास चीज, इसका मतलब क्या है वेक्टर प्रोडक्ट का। तो वेक्टर प्रोडक्ट का एक और मायने भी होता है। लेट्स से मेरे पास 2 वेक्टर पड़े हैं यहाँ पे, ये एक वेक्टर हो गया यहाँ पे, एक वेक्टर हो गया यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, इन वेक्टर के बीच में मैंने क्या किया, वेक्टर प्रोडक्ट ले लिया, और मेरे पास है ना कुछ आंसर आ जाता है। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाता है, एक आंसर आ जाता है। अब वो आंसर होता क्या है, वो आंसर हमारे असल में एक गलती से, ठीक है, गलती से क्या हो जाता है, एक चीज के बराबर हो जाता है। क्या, हमारे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। आप बोलोगे कि बेटा ये कैसे, सर ये कैसे हुआ। हमने तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था और हमारे पास आ रहा है वेक्टर। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, लेकिन ये फिर हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे आ गया यहाँ पे, ये जो पूरी यहाँ पे ये जो कह रहे हैं, ये एरिया कैसे आ गया। सो अब इसका है ना मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि भाई सबसे पहले हमें फिगर आउट करना पड़ेगा भाई ये यूनिट वेक्टर एन, भाई ये कैसे आता है। तो देखो, ये जो चीज है ना, ये आपको एग्जामिनर खुद देने वाला है। ठीक है, सवाल में आएगा ना, तो ये जो एन वाली जो चीज है, ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कहीं पे भी ऐसे फॉर्मूला इसका नहीं लिखा हुआ। क्यों, कि ये एक ऐसी चीज है जो एग्जामिनर खुद आपको देगा और कहेगा भाई ये लो डायरेक्शन, और ये आपको डायरेक्शन यहाँ पे पता चल गई। अब ये डायरेक्शन, ये वाली जो यहाँ पे इसने बकवासियां यहाँ पे जो की हुई ना, इतनी ये काम की नहीं आनी। एन है ना वो आपको खुद बताएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एन यहाँ पे क्या है, 3i 7j 8k, वैसे ही है ना एन एग्जामिनर खुद आपको बताएगा। तो आपका पहला जो पार्ट ये जो है ना यहाँ पे ए बी साइन थीटा एन डायरेक्शन वाला, ये एग्जामिनर खुद आपको बताएगा। ये एक चीज हो जाती है। लेकिन अब दूसरी चीज ये आती है कि भाई देखो, हमने एक फॉर्म तो ये पढ़ लिया, ए बी साइन थीटा, ए और बी लेंथ हो गई, ये आपकी क्या है, लेंथ हो गई, या मैग्नीट्यूड हो गया आपका। ठीक है, ये आपके क्या हो गए यहाँ पे, ये हो गए आपके वेक्टर हो गए यहाँ पे। अब तीसरी चीज, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था यार, हम एक्स वाई जी वाले लेते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, वैसी चीज वेक्टर प्रोडक्ट की भी होती है, वो भी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। ठीक है, फिर हम आते हैं एरिया वाले पार्ट पे। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है यहाँ पे, ये कौन सी बला लिख ली है यहाँ पे इसने। तो अब सिंपल है, आप ये जो निकालने जाओगे ना, ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। आप बोलोगे सर डिटर्मिनेंट किस चीज का। आप है ना 3x3 का एक मैट्रिक्स लोगे। ठीक है, वो मैट्रिक्स क्या होगा, आप हमेशा जब भी ए और बी को लिखोगे तो सबसे पहले टॉप पे आप यहाँ पे लिखोगे आई जे और के। ठीक है, ये आपका पहला रो हो गया।
फिर आप यहाँ पे वेक्टर ए को लिखोगे। ए में क्या आपके पास ए का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है, बी का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है और सॉरी ए का वाई कोऑर्डिनेट आ जाता है। ये मैंने गलती से यहाँ पे बी लिख लिया। और यहाँ पे ए का जी कोऑर्डिनेट आ जाता है। फिर आप लिखोगे सबसे आखिरी वाली रो में बी के कोऑर्डिनेट। सो बी का एक्स कोऑर्डिनेट, बी का वाई कोऑर्डिनेट और बी का सी कोऑर्डिनेट। आप इसका जब डिटर्मिनेंट लोगे ना इस मैट्रिक्स का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपके वेक्टर प्रोडक्ट के आंसर का। आप बोलोगे ये कैसे सर? तो देखो 3x3 मैट्रिक्स जैसे मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपने क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था ना कि डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। आप वही चीज यहाँ पे डिटर्मिनेंट लोगे। कैसे भाई? ये देखो, ये वाला जो आई वाला पार्ट है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? इस वाले बॉक्स के मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इसका आप डिटर्मिनेंट लोगे। सो ए वाई टाइम्स बी सी माइनस ए वाई टाइम्स सॉरी पी वाई टाइम्स ए सी। ठीक है, आप इनके बीच में क्या लोगे? डिटर्मिनेंट लोगे। फिर जे की बात आती है। जे को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई? जे को आप मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स पी एक्स और ए जी पी सी से। ये आप ऐसे ही उसका यहाँ पे करोगे। फिर नेक्स्ट आता है के। ठीक है भाई, अब के में क्या आता है? तो देखो के में आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? इससे। ठीक है, ये वही सेम डिटर्मिनेंट वाला प्रोसेस जो हमने क्लास 10 मैथ के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ। सो वो दिखता कैसे? ऐसे ही दिखता है। ए वाई बी जी ए जी बी वाई ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स। आप बोलोगे सर ये तो बहुत कुछ है रट्टा मारने के लिए। आप बेटा इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 में जैसे आपने डिटर्मिनेंट निकाला था ना, आप वो याद रखो। उसमें आपको पता है कि यार ये ऐसे ही मल्टीप्लाई करो, ये इसको इससे ही मल्टीप्लाई करो और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, वो भी हमारे लेक्चर्स यूट्यूब पे पढ़े हैं अगर आपको वो याद करना हो डिटर्मिनेंट वाला। लेकिन यहाँ पे आराम से खेल खेलो भाई। जब पता है कि डिटर्मिनेंट लेना है तो भाई 3x3 का डिटर्मिनेंट ले लो। इसका जो आप ये डिटर्मिनेंट लोगे ना, यहाँ पे हमेशा आप आई जे के लिखोगे और यहाँ पे फिर आप लिखोगे बाकी नंबर 3 4 5 8 9 10। जैसे अगर हमें कहते हैं कि यार जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे यहाँ पे, कहाँ गई ये वाली, इसके बीच में ना हमें निकाल के दो। तो आप क्या करोगे? इसका आंसर किसके बराबर आता है? ये है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर आपको कहते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट्स हमने दिए हुए, लेंथ नहीं दी हुई और हमें है ना अब निकाल के दो डिटर्मिनेंट कह रहा हूँ, हमें निकाल के दो वेक्टर प्रोडक्ट। तो आप लोगे डिटर्मिनेंट किस चीज का? सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे आई जे और के। फिर आप लोगे हमारा ए वाला। ए कौन सा? ये 3 4 5। तो आप 3 4 5 यहाँ पे लिखोगे। फिर आप लोगे बी। बी कौन सा है? 8 9 7। तो आप लिखोगे यहाँ पे 8 9 और 7। अब इसका आप डिटर्मिनेंट लो। जो आपका आंसर आएगा ना यहाँ पे 4 टाइम्स 7 माइनस 9 टाइम्स 5 करो, फिर आप आई डालो। ये जो आपके पास वेक्टर बनेगा ना, ये होता है आपका यहाँ पे क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, सो एन आपको दी जाएगी। एन नहीं दी जाती, नो चूज, दैट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स ओके। आप है ना आंसर फिर मतलब सवाल कुछ और कह रहा है। ठीक है, फिर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स है ना के थ्रू आप ये कैलकुलेट करोगे अगर आपको एन नहीं दिया जाता। ठीक है, ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर है। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर। अब बात आती है हमारी एरिया वाले पे कि भाई ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम पड़ा हुआ है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो भाई ये कैसे? तो देखो, जो हमारे पास आंसर आता है ना आखिर में, लेट्स से एक प्रोडक्ट आता है हमारे पास। लेट्स से हम यहाँ पे एक वेक्टर बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो सेम चीज है इसकी मैंने कॉपी बनाई। ये वाला जो वेक्टर है ये मैंने यहाँ से ऐसे कंटिन्यू किया और ये वाला जो वेक्टर है ये मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। अब मैंने क्या किया, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी के बीच में मैंने एक वेक्टर प्रोडक्ट लिया, तो मेरे पास एक आंसर वेक्टर के फॉर्म में आता है। लेट्स से हम देखते हैं आई 5i प्लस 6j प्लस 7k। ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर आया। अब आप इस वेक्टर की लेंथ निकालो या फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालना कैसे? हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? हमने पढ़ा हुआ है ना मैग्नीट्यूड, कि भाई मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो भी आपकी वैल्यूज है उनको स्क्वायर करो, ऐड करो, फिर स्क्वायर रूट कर लो। सो हम क्या करेंगे, 5 लेंगे उसको स्क्वायर करेंगे, 6 लेंगे उसको स्क्वायर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि 7 लेंगे उसको स्क्वायर करेंगे और फिर इन सबको हम ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद फिर स्क्वायर रूट करेंगे। ये हमारा यूनिट का
लेंथ निकालना, ये हमारे मैग्नीट्यूड निकालना। इससे है ना हम कहते हैं क्या, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, जो हमने क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 3 मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के चैप्टर में पढ़ा था। जब आप ये करते हो, आपके पास जो आंसर आता है यहाँ पे वो क्या होता है, 25 प्लस 36 प्लस 49। 25 प्लस 36 करते हो तो आंसर हमारे पास आ जाता है 61, फिर उसमें आप 49 ऐड करो तो आता है 10, सॉरी 110। 110 स्क्वायर रूट, ये हो जाता है लगभग आपका किसके बराबर, 11 के बराबर, 10.4 के बराबर। ठीक है, तो आपका जो एरिया आ जाता है ना यहाँ पे वो 10.4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट खाली अगर आप लेते हो, फिर उसके बाद आपके पास एक वेक्टर आता है, उस वेक्टर का अगर आप यूनिट लेंथ लोगे तब आपके पास क्या आएगा, एरिया आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको कह रहे हैं कि आई को मल्टीप्लाई करो 652, ये आप है ना यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे लेके जा रहा हूँ कि ये आपके पास डायग्राम पड़ी है, आपको बोला है यार एरिया निकालो। ये जो यहाँ पे चीज दी हुई है ना, ये किताब में थोड़ी सी गलती है। एरिया आप कैसे निकालते हो, कॉन्सेप्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट करो 28 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 41 स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट करके जो आपका आंसर आता है यहाँ पे, ठीक है, ये अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, लेकिन ये जो आंसर आएगा ये आपका फाइनली फिर एरिया होता है। ठीक है, ये आपका इनकम्प्लीट आंसर है, ये किताब में एक गलती है, लेकिन आंसर आपने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, सो आपका जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो ऐसे ही आएगा, सबसे पहली चीज। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका आ गया, सो अब वेक्टर प्रोडक्ट के फायदे क्या हुए कि भाई एक तो आपने है ना वेक्टर प्रोडक्ट निकाल लिया, एक वेक्टर निकल गया आपके पास, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो। कैसे भाई, उसके हमने है ना फॉर्मूला पढ़ लिए भाई, ये दो फॉर्म्स हमने यहाँ पे पढ़े थे। आइदर वो आपको देंगे n और कहेंगे कि भाई ये लो ए बी साइन थीटा n लगाओ और है ना आंसर आ गया, या फिर आपको कहेंगे यार ये लो a के कोऑर्डिनेट्स, ये लो b के कोऑर्डिनेट्स, अब इनके बीच में ना डिटर्मिनेंट निकालो इस फॉर्मूला के थ्रू। डिटर्मिनेंट निकाल लिया आपने कैसे भाई, ये जो i है, i को आपने किससे 6215 से मल्टीप्लाई कर लिया, j हो गया उसको किससे 1257 जो आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर जो आपका 1671 है वो आपको आपने k से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ऐसे ही निकलेगा। ये आपके क्लास 11 मैथ्स में भी है, जो अभी आप है ना पढ़ेंगे, आई थिंक चैप्टर नंबर 2 है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 3 में आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सब कैसे करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगेन ये ऐसे मुश्किल सवाल है ना पेपर में आएंगे नहीं, आसान आसान वाले आएंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, और इससे हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं। सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीज़ों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।